गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ का मतलब है कि घरों में जो विद्युत परिपथ बनाई जाती है, मतलब जो तारे बिछाते हैं हम अपने घरों में, वो किस प्रकार बिछाई जाती है, मतलब वो श्रेणी क्रम में होती है कि पार्श्व क्रम में होती है। तो देखो वो अलग अलग तरीके से बिछाई जाएगी, मतलब वो देख के कि कहाँ पर विद्युत धारा की कम आवश्यकता है कि ज़्यादा आवश्यकता है, तो उस हिसाब से उसको बनाया जाता है। जैसे शादियों में या कोई फेस्टिवल आ जाए या कोई फंक्शन आ जाए, तो उस समय जो आपने देखा होगा डेकोरेशन के लिए हम लाइटें लगाते हैं, लंबी लंबी सी लड़ियाँ लगा देते हैं बल्ब की। वहाँ पे जो विद्युत परिपथ बनाया जाता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्योंकि वहाँ पे जरूरत है कि एक दो आदमी ही पूरे के पूरे सिस्टम को हैंडल कर ले। तो श्रेणी क्रम में जब हम चीज़ों को लगाते हैं, जैसे बल्ब, बहुत सारी लंबी लड़ी लगा दी है बल्बों की, तो उसमें एक ही बटन से सारे के सारे बल्ब को हैंडल कर लिया जाता है। दूसरा, उसमें जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो उसमें जो विद्युत परिपथ होगा उसके अंदर विद्युत धारा कम आएगी, तो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब उस समय हमें श्रेणी क्रम की आवश्यकता थी, तो हमने उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा। लेकिन श्रेणी क्रम में, घरों में श्रेणी क्रम में जोड़ना हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं अभी बताता हूँ। पहले मैं एक बार ये बता देता हूँ कि घरों में जो हम तारे बिछाते हैं अपने घरों में, तो उसका सिस्टम क्या होता है। देखो, जो हमारे घरों में तार आती है, जो मतलब जहाँ बिजली बनती है, थर्मल पावर स्टेशन कह लो या कहीं पे भी जनरेटर समझ लो आप लोग, जहाँ जनरेटर भी तो बिजली बनाता है, वहाँ से दो तार आते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक वायर, मतलब जिसमें करंट होता है, और एक होता है उदासीन, जिसमें करंट नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा एक ब्लैक वायर होता है, एक रेड वायर होता है। तो ब्लैक ज्यादातर होता है करंट वाला, जिसमें करंट होता है, उसको विद्युन्मय तार बोला जाता है, विद्युन्मय तार। और एक होता है उदासीन तार। उदासीन तार का मतलब है जिसमें कोई करंट नहीं होता। ये दो करंट हमारे घरों में पहुंचे। हमारे घरों में पहले एक बोर्ड लगाते हैं हम, जिसमें फ्यूज लगा होता है। फ्यूज किस लिए? फ्यूज हमारी हेल्प करता है, अगर ज्यादा करंट आ जाएगा तो फ्यूज टूट जाता है पिघल के, तो ये आगे वाले पूरे सर्किट को बचा लेगा, इसलिए फ्यूज लगा जाएगा। फ्यूज के बाद आता है हमारा मीटर, जो हमें रीडिंग दिखाता है, या हमें ये बताता है कि हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, जिससे बिल बनता है हमारे घरों का। उसके बाद जब ये तार निकल के चले जाएंगे, मतलब एक विद्युन्मय तार और एक उदासीन तार, फिर ये जाते हैं कि एमसीबी बोर्ड होता है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, मतलब अलग अलग कमरे की एक वो बटन से लगा देते हैं, उसको एमसीबी बोलते हैं। तो हैंडल करने के लिए अलग अलग रूम्स के लिए सिस्टम होता है कि अलग अलग रूम को हम इधर से हैंडल कर पाए। हो सकता है किसी कमरे में कभी डिफेक्ट आ जाए, तो वो यहाँ से हैंडल किया जा सकता है। तो ये एमसीबी या वितरण बॉक्स कह सकते हो, कि यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी तार कौन से कमरे में या किस जगह गई हुई है। उसके बाद इसमें से निकल के ये जो तार है, देखो ये गई है, इसको बोलेंगे विद्युन्मय तार, और ये है उदासीन तार। हमें दो तार चाहिए कोई भी चीज चलाने के लिए, हमें पता है कि दो ही तार चाहिए होती है। कोई जैसे आपने कोई टीवी देखना है या कोई इलेक्ट्रिक प्रेस यूज करनी है, कोई भी चीज यूज करो, तो हमें दो तार चाहिए होती है। एक तो ये है विद्युन्मय तार, जिसमें करंट है, ये गई, ये ऐसे आई, ठीक है। और हमारे जो प्लग लगा होता है, ठीक है ना, हमारे पास जो होता है जिसमें कोई भी हम उपकरण लगाते हैं उसमें, तो उसमें ऐसे तीन छेद होते हैं उसके अंदर। तो नीचे वाले दो छेद जो होते हैं, इसमें एक में तो विद्युन्मय तार आता है और दूसरे में जुड़ता है क्या? उदासीन तार, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये आगे चली गई, ये आगे चली गई, ये ऐसे ही फिर दूसरे उपकरण में चली गई। तो यहां से देखो ये इस प्रकार ऐसे जुड़ी है, फिर इससे आगे जुड़े। इसका मतलब क्या है? ये किस में जुड़ी है? ये पार्श्व क्रम में जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ी है, ये जुड़ी है पार्श्व क्रम में। और घरों में अगर हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद होता है, मतलब वो लाभदायक होता है। वो क्यों होता है? अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ना चाहिए और पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ना चाहिए। तो ये तो मैंने सिस्टम बताया। ये चित्र मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है पेपर में, एग्जाम में आ चुका है कि घरेलू परिपथ का, घरेलू विद्युत परिपथ को एक चित्र द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार ये तो दो ही तार चाहिए। इस तार को जो देखो, ये तीसरा तार ये वाला, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। दो ही तार आए और दो ही हमें चाहिए कोई भी चीज को चलाने के लिए। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है
कोई भी उपकरण है उसको चलाने के लिए 2 तार चाहिए, ये आ गए। लेकिन ये जो तीसरा छेद होता है हमें पता है, जो हमारे घर में जो प्लग लगा होता है उसमें 3 छेद होते हैं, एक बड़ा सा छेद होता है ऊपर, इस प्रकार से ये होता है। तो इसमें इसके अंदर से हम देखेंगे तो एक हरा तार इसमें जुड़ा होता है, ये वो हरा तार है, ठीक है। इसको बोला जाता है भू संपर्क तार, भू संपर्क, ठीक है, भू संपर्क तार। इसको क्या करते हैं, इस तार को घर के बाहर कहीं पे कोई प्लेट से जोड़ के और मिट्टी में दबा देते हैं, अर्थ वायर जिसको बोला जाता है। इससे क्या होता है, देखो ये आगे जाके इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका काम क्या होता है, जो हम कोई हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक प्रेस का प्रयोग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक प्रेस की जो बॉडी होती है, जैसे ये बॉडी है, इलेक्ट्रिक प्रेस है ये, और ये बॉडी जो है मेटल की है, ये ऊपर लोहे की बनी हुई है। अगर इन 2 तारों में से, जैसे ये 2 तार है, एक इनमें से विद्युन्मय तार है जिसमें करंट है, और ये 2 तार ऐसे आ गए इसमें, अगर कभी ये गर्म होके पिघल के इसके ऊपर की कवरिंग टूट जाए और ये इस बॉडी, मेटल बॉडी को छू ले, तो इसमें तो करंट आ जाएगा। तो वो जो तीसरा तार होता है ना, भू संपर्क तार, वो इनके साथ आता है और वो जुड़ा होता है इस मेटल बॉडी के साथ। तीसरा तार यहाँ इस मेटल बॉडी से जोड़ देते हैं हम, इसके ऊपर जो मेटल बॉडी होती है प्रेस के। तो जब करंट इसमें आएगा तो वो करंट इस तार से होता हुआ, किसके, भू संपर्क तार से होता हुआ सीधा अर्थ में चले जाता है। अर्थ इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी सोर्स नहीं, सॉरी, सिंक, मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक करंट पृथ्वी में जाने की कोशिश करता है। जब हमें झटका लगता है तब भी हमारे थ्रू वो अर्थ में ही जाता है, तो यहाँ से उसको रास्ता मिल जाएगा आसानी से अर्थ में जाने के लिए, जिससे हो सकता है कि हम उस झटके से बच जाए। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उससे हम बच सकते हैं, ये इसका काम होता है भी, ठीक है, किसका, भू संपर्क तार का, याद रखना। तो ये है क्या, ये है घरेलू विद्युत परिपथ का डायग्राम। अब प्रश्न आता है कि हमने ये पार्श्व क्रम में ही क्यों जोड़ा। देखो कुछ फायदे हैं इसके, पार्श्व क्रम के जोड़ने के क्या फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है भाई, अगर हम सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमें पता है ना, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो जो विद्युत धारा होगी उसका मान कम हो जाएगा। मतलब अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जैसे बहुत लंबी लड़ी हमने बल्बों की लगा दी, तो उसका प्रतिरोध बढ़ने से उनके अंदर क्या होगा, विद्युत धारा की मात्रा कम हो जाएगी। अब हमारे घरों में जो यंत्र चलते हैं उसमें किसी में तो चाहिए भाई अधिक विद्युत धारा और किसी में चाहिए कम, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस होती है वो हैवी होती है, उनमें चाहिए विद्युत धारा ज़्यादा, तो और हो सकता है उसमें पहुंचे कम श्रेणी क्रम में जोड़ने से, तो वो ठीक नहीं होता। इसलिए उसको जोड़ा जाता है किसमें, पार्श्व क्रम में। और पार्श्व क्रम में जोड़ने से जिसको जितना करंट चाहिए होता है उतना करंट उसमें पहुंचता है। पहले आपका रीजन तो ये होगा भाई। दूसरा जो होता है, जो पार्श्व क्रम में होगा, पार्श्व क्रम में सभी को समान विभवांतर मिलता है, मतलब 220 वोल्ट ही मिलेगा। जैसे यहाँ जो चलेगा उपकरण उसको भी, यहाँ जो चलेगा उसको भी। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में अलग अलग प्रतिरोध के उपकरण के का विभवांतर अलग अलग होगा। ये तो हमें पता ही है कि श्रेणी क्रम में अगर कोई चीज जुड़ती है तो उसमें प्रत्येक प्रतिरोध के पास विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, उनमें सिर्फ एक बटन द्वारा ही उनको नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया तो उनका एक ही बटन होगा कहीं पे भी। अगर एक बटन है तो उसको ऑफ कर दिया तो सारे ही बंद हो जाएंगे, ऑन कर दिया तो सारे ही चल पड़ेंगे। लेकिन पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता। पार्श्व क्रम में सभी का अलग अलग बटन होता है, स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए सबका अलग अलग होगा। ये फायदा है, मतलब जिसको मर्जी है ऑन कर लिया, जिसको मर्जी है ऑफ कर लिया, ये पार्श्व क्रम का फायदा है। उसके बाद ये होगा भाई विभवांतर अलग अलग होगा, ये भी हो गया है। बस भाई ये कुछ फायदे थे किसके, पार्श्व क्रम के। क्या फायदे हो गए, एक तो समान विभवांतर सभी का होता है, दूसरा इसमें विद्युत धारा की मात्रा कम नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिरोध का मान कम होता है।
ठीक है। और तीसरा, सभी के लिए ऑन ऑफ का जो सिस्टम होता है, मतलब अलग अलग उपकरण के लिए ऑन ऑफ का सिस्टम सबका अलग अलग होगा। ठीक, एक और फायदा है इसका, किसका, पार्श्व क्रम में जोड़ने का। अगर कोई विद्युत उपकरण खराब हो जाए तो उससे दूसरे उपकरणों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं है। श्रेणी क्रम में क्या होगा, अगर एक उपकरण खराब हो गया तो सारे के सारे उपकरण काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक उपकरण से होता हुआ करंट अगले उपकरण में पहुंचता है, इसलिए एक अगर पहला खराब हो गया तो आगे के सारे उपकरण काम करना बंद कर देंगे। ये कमी है किसकी, श्रेणी क्रम में जोड़ने की। ठीक है भाई, तो भाई मैंने ये कुछ अंतर लिख दिए हैं यहाँ पे, किसमें, पार्श्व क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या लाभ और हानि होती है। तो मैंने सिर्फ श्रेणी क्रम के लिख दिए कि क्या होता है, पार्श्व क्रम में इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो इस श्रेणी क्रम में जैसे एक उपकरण के खराब होने पर सभी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता। सभी उपकरणों के लिए एक ही ऑन ऑफ का बटन होता है श्रेणी क्रम में, लेकिन पार्श्व क्रम में सभी का ऑन ऑफ का बटन अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन पार्श्व क्रम में सभी के पास विभवांतर मतलब समान वोल्टेज पहुंचती है। प्रतिरोध अधिक होता है श्रेणी क्रम में, इसलिए विद्युत धारा की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कम होता है, इसलिए विद्युत धारा की मात्रा उतनी पहुंचती है जितनी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये फायदे हो गए किसके भाई, उपकरणों को पार्श्व क्रम में जोड़ने के। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल से मतलब वो हम सोल्व करते हैं। जैसे ये पहला न्यूमेरिकल दिया है, ये एक विद्युत परिपथ दे दिया भाई। इस विद्युत परिपथ में उसने पूछा है 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं R1 R2 R3, इसमें 8 ओम 12 ओम और 7.2 ओम। कहता है इस विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, इसमें कुल करंट ज्ञात करो और R1 इसमें विभवांतर ज्ञात करो। तो देखो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। पहले ये दोनों ये जुड़े हैं किसमें, पार्श्व क्रम में। और पार्श्व क्रम के लिए हमें पता है 1/r बराबर है 1/r1। R1 का मान कितना, 1/8 प्लस R2 कितना, 1/12। ये हो गए एलसीएम लो दोनों का, 8 का और 12 का 24 हो गया है। 8 की 24, 12 दूनी 24, ठीक है, 5/24 हो गया। और ये तो हो गया 1/r, 1/r का मान है 5/24। तो r का मान कितना हो जाएगा, 24/5, 5 चौका 20, 4 5 40, मतलब 4.8 किसका आ गया, इन दोनों का। अब ये दोनों इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इन दोनों का कितना आया, इन दोनों का मान आ गया है कुल 4.8। तो ये 4.8 और ये 7.2 ये दोनों किस में जुड़े हैं, अब श्रेणी क्रम में। तो कुल प्रतिरोध कितना आ गया भाई, कुल प्रतिरोध R बराबर है 7.2 प्लस 4.8, 8 2 10 7 और 12, मतलब 12 ओम इस विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। अब हमें निकालना विद्युत धारा में, पता ओम्स लॉ में V बराबर है IR। V दे रखा है 6 वोल्ट, तो V की जगह 6, I निकालना है, R कितना है 12, तो I 6/12 मतलब 1/2 या 0.5 एम्पियर। कितना आ गया, 0.5 एम्पियर क्या आ गई, विद्युत धारा आ गई भाई। क्या आ गई, विद्युत धारा 0.5 एम्पियर। बात समझ में आएगी, ये तो आ गई विद्युत धारा। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है R1 में, इस R1 में विभवांतर कितना है। तो इसके लिए सिर्फ इसके लिए ओम्स लॉ लगा दो, तो V बराबर है IR। इसमें करंट तो वही होगा जो विद्युत परिपथ में पूरे में था, मतलब कितना 0.5, और प्रतिरोध कितना इसका 7.2, तो V बराबर है इतना। तो इसको गुणा करो, 5 दूनी 10, 1 5 के 35 36, और ये आ गया 3.60 वोल्ट। ठीक है, मतलब इसमें कितना प्रतिरोध आया, सॉरी विभवांतर आया, इसमें आ गया 3.60 वोल्ट, किसमें, प्रतिरोधक R1 में। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है इसमें 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जाए। 6 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं। दूसरा क्वेश्चन है कितना है, R का मान 6 ओम, और है कितने, N कितने हैं, 3 प्रतिरोधक हैं। इनको कैसे जोड़े, इनको किस प्रकार जोड़े कि प्रतिरोध का मान एक बार तो 9 ओम आए और एक बार आए 4 ओम। ठीक है भाई, अब देखो हमें पता है कि अगर मैं
6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को सीरीज में जोड़ता हूं, मतलब श्रेणी क्रम में, तो उसका सूत्र होता है NR, क्योंकि समान है सारे, बता चुका हूं पहली वीडियो में। तो कितना आएगा 6 ये 18। और अगर इनको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं सभी को तो R/N, मतलब 6/3 2 आएगा। देखो ना तो उसने 18 पूछा ना ही 2 पूछा, उसने पूछा 9 और 4। इसका मतलब है इनमें से, इन 3 में से कोई 2 को श्रेणी क्रम में या कोई 2 को पार्श्व क्रम में जोड़ो और एक को उनके श्रेणी क्रम में, ऐसे ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो देखो अब अगर हम ये जोड़ा भी, ये 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हमने, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, और इसको एक को जोड़ दिया इनके दोनों के पार्श्व क्रम में। ठीक है, बात समझ में आएगी। अब 6 और 6 12, इन दोनों का कितना हो गया 12, ये 12 और ये 6 किसमें हो गए पार्श्व क्रम में। तो इन दोनों का कितना आएगा 1/12 प्लस 1/6। तो 12 एलसीएम 1 प्लस 6 दूनी 12, तो 3/12 कितना आया 3/12। तो उल्टा हो जाएगा ना 12/3 मतलब 4। तो 4 ओम के लिए जब प्रतिरोध हमें चाहिए कितना 4 ओम, तो हम उनको कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। ये चित्र बना के दिखाना पड़ेगा, ये पेपर में आता है इस तरह का प्रश्न। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न उसने कहा कि 9 ओम कैसे आएगा, 9 ओम प्रतिरोध किस प्रकार आएगा। अब देखो हमने 2 को जोड़ दिया पार्श्व क्रम में इस प्रकार, ठीक है, ये भी 6 है और ये भी 6, और आगे एक जोड़ दिया इनके श्रेणी क्रम में। अब देखो कितना आएगा इसमें, ये दोनों समान है और समान है और पार्श्व क्रम में है। मैंने बताया था अगर समान प्रतिरोधक है जितने हैं उतने से भाग तो 6/2 2 है ना, तो कितना आ गया दोनों का 3। तो इन दोनों का कुल मिला के कितना प्रतिरोध आ गया 3। अब वो 3 और ये 6 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 3 + 6 कितना आ जाएगा 9। तो 9 ओम के लिए तो हमें उसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, और 4 ओम के लिए हमें अभी जो मैंने पीछे बनाया था वैसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आएगी। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अब हम देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। 2 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में प्रतिरोध 2 ओम है तथा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध 9 ओम है। प्रतिरोधकों का मान ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा मैं बाद में देखता हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं पहले चौथा। एक प्रतिरोधक 8 ओम को दूसरे प्रतिरोधक X के साथ पार्श्व क्रम में जोड़ा है। भाई R1 है कोई, चौथा प्रश्न है ये। R1 का मान दे दिया कितना 8 ओम। दूसरा प्रतिरोधक R2 है, ये दे रखा X ओम। कह रहा है कि इन दोनों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया और पार्श्व क्रम का मान कितना है, कुल प्रतिरोध का मान दे दिया पार्श्व क्रम में कितना 4.8। कुल प्रतिरोध पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम का सूत्र लगाओ 1/r बराबर है 1/r1 प्लस 1/r2। ये होता है 1/r, r का मान दे रखा 4.8, 1/r1 का मान 8 प्लस 1/r2 का मान x। ठीक है, 1/4.8 इस साइड ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इस साइड पे आ गया ये x। ठीक, पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या आ जाएगा 10। दोनों का एलसीएम आ गया 48 आ जाएगा ना, एलसीएम 48 आ गया दोनों का एलसीएम। अब यहाँ आ गया 10 और 8 × 48 6 बराबर 10 में 6 4, तो 4/48 बराबर है 1/x, और x बराबर है, ये उल्टा हो जाएगा 48/4 मतलब 12। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया भाई। ठीक, ये निकालना था। ये हमारा है चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। आपके पास 1 2 3 ओम के प्रतिरोधक है भाई, क्या है पांचवा क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं। R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम, R3 है 3 ओम। 3 प्रतिरोधक हमारे पास जिनका मान है 1 2 3 ओम। चित्र द्वारा समझाइए कि आप इनको किस प्रकार संयोजित करेंगे, इनको किस प्रकार जोड़ें कि मान कितना आए। एक बार आए 6 ओम, एक बार आए 6/11 और एक बार आए 1.5। ठीक है, देखो जब हम इनको सभी को अगर पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, मैंने बताया था
पार्श्व क्रम में जुड़ने के बाद प्रतिरोधकों की वैल्यू सबसे कम वाले से भी कम आएगी। मतलब अगर हम सबको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो मान जो आएगा वो 1 से भी कम आएगा, इससे भी कम आएगा। तो हमें देखो ये 6/11 जो है ये 1 से भी कम है। इसका मतलब है 1 से भी कम लाने के लिए हम इन सब को किस में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो चित्र कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा भाई, ये ऐसा चित्र बना के दिखा देंगे। 1, 2 और 3 ओम लिख देंगे भाई, ठीक है। ये होगा, ये होगा, ये निकाल के देख लेना चाहिए, इतना ही आएगा 6/11। तो सभी को अगर हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो उत्तर आएगा 6/11। अब कह 6 ओम कैसे आएगा। 6 ओम के लिए चलो देखते हैं 6 ओम के लिए कैसे आएगा। अब 6 ओम के लिए अगर हम इन सब को देखो, सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है, और 6 ओम आना चाहिए, मतलब 3 से भी ज्यादा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि 6 तो सबसे ज्यादा है, मतलब 3 सबसे ज्यादा है और इससे भी ज्यादा चाहिए, तो हमें इनको किस में जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में। तो ये आ जाएगा चित्र, ये 1, 2 और 3 जोड़ के देखेंगे, 3 2 5 और 1 6, ये चित्र हो गया, ये आएगा इसमें। अब हमें निकालना है 1.5। 1.5 कैसे आएगा, अब देखो 1.5 के लिए हमें कोई ना कोई 2, 1.5 मतलब 1 से तो ज्यादा ही चाहिए, 1 से तो ऊपर ही चाहिए, और 2 और 3 से कम चाहिए। तो 1 से ऊपर, तो 1 और 2 को तो हम श्रेणी क्रम में ही जोड़ेंगे, 1 और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हमने, ये 1 ओम है और एक ये 2 ओम, ठीक है। अब इन दोनों के साथ पार्श्व क्रम में जोड़ दिया हमने, कौन सा, ये 3 ओम वाला। अब निकाल के देखो 2 और 1 3, ये ऊपर वाला दोनों श्रेणी क्रम में है, तो कुल मान कितना आया 3, नीचे कितना है 3, दोनों किसमें है, देखो मैंने बताया अगर समान प्रतिरोधक है और पार्श्व क्रम में है तो जितने हैं भाग कर दो, मतलब ये भी ऊपर वाला का कुल मान कितना है 3 और नीचे भी 3। अब ये दोनों 3 3 किसमें हो गए, पार्श्व क्रम में, तो 3 है कितने, 2 है ना, दोनों 3 है और 2 है, तो 3/2 मतलब 1.5। तो ये चित्र बन जाएगा किसके लिए, 1.5 के लिए। ये पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं, ये बात याद रखना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधक 2 3 और 5 को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिमाण आए 2.5। मतलब क्या है, R1 का मान दे रखा है कितना 2, R2 कितना है 3 और R3 कितना है 5, कुल कितना आना चाहिए, कैसे जोड़े इनको कि मान इतना आए। अब देखो 2.5 2 से ज्यादा है, मतलब 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा आपको, किसके साथ, 3 के साथ, ये जोड़ दिया भाई, और इसके साथ कोई जोड़ना पड़ेगा पार्श्व क्रम में। तो 2 3 और 5 इस प्रकार जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके ये उत्तर आएगा। क्यों, 2 और 3 5, 5 हो गए ऊपर 5 नीचे, दोनों समान है, 5 भी ऊपर 5 भी नीचे, समान है और पार्श्व क्रम में है, तो R/n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो R का मान कितना 5 है, कितने 2, तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी निकाल के देख लेना चाहिए, 1/5 प्लस 1/5 से, तब भी 2.5 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। अब है 7वां क्वेश्चन। आपके पास 1 ओम के 100 प्रतिरोधक है, मतलब R का मान कितना है, R का मान है कितना 1 ओम, और N कितने है 100 प्रतिरोधक है भाई, N का मान कितना है 100। कहता है कि इनमें कम से कम प्रतिरोध कितना प्राप्त किया जा सकता है और अधिक से अधिक प्रतिरोध कितना प्राप्त किया जा सकता है। मैंने बताया था जब हम प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो पार्श्व क्रम में मान सबसे छोटे से भी कम आता है, और सबसे कम कितना है 1, तो उनको अगर पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे तो मान कितना आता है। मैंने बताया था पार्श्व क्रम के लिए अगर सारे के सारे प्रतिरोधक समान है तो फॉर्मूला होता है R/n। पार्श्व क्रम के लिए अगर सारे के सारे प्रतिरोधक समान है, यहाँ प्रतिरोधक सारे ही 1 ओम है और n कितना 100,
तो कितना आ गया 0.01 ओम। ये प्रतिरोध आएगा किसमें, जब 100 प्रतिरोधकों को हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो इतना प्रतिरोध आएगा कुल मिला के। अब जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सूत्र बता रहे हैं NR। कब लागू होता है ये, जब सारे प्रतिरोधक समान हो। ये तो सारे ही 1 ओम के हैं, तो NR, N कितना 100 और R कितना 1, तो 100 ओम। ठीक है, बात समझ में आएगी। तो ये हो गया प्रश्न का उत्तर। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक तार जिसका प्रतिरोध R1 ओम है, कोई तार है, मान लो ये तार है, ठीक है, इस तार का प्रतिरोध कितना है R1। अब क्या कहता है, इसको 5 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया गया। इसको 5 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया, मान लो ऐसे, ये एक टुकड़ा, ये एक, ये एक, ये 5 टुकड़े हो गए। और इन 5 टुकड़ों को हमने किस में जोड़ दिया, इन 5 टुकड़ों को हमने जोड़ दिया भाई पार्श्व क्रम में, और कुल प्रतिरोध जो आया वो है R2। कुल प्रतिरोध इन 5 टुकड़ों को जोड़ने के बाद कितना है R2। तो वो प्रश्न पूछता है कि R1 बटे R2 कितना होगा, मतलब R1 और R2 का अनुपात ज्ञात करो। तो जब ये पूरा लंबा तार था तो इसका कुल प्रतिरोध कितना R1। जब इसको टुकड़े में तोड़ दिया, हमें पता है कि प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। अगर एक टुकड़ा इतना निकल गया तो इतनी लंबाई घट गई इसकी, ये तो 5वां हिस्सा है, तो इसका प्रतिरोध भी 5वें हिस्से का ही हो जाएगा। मतलब एक तार का प्रतिरोध कितना होगा R/5। बात समझ में आई। इसका भी R/5, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी R/5 है। और मैंने बताया अगर समान प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, देखो सारे R/5 है, और कितने जुड़े हैं 5, एक का मान कितना R/5 और जुड़े कितने हैं 5 ही। तो मैंने बताया था R/n पार्श्व क्रम के लिए, तो R का मान कितना है R/5 और n कितना है 5, क्योंकि 5 ही है, तो कितना हो गया R/25। मतलब जब इन टुकड़ों को काट के पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो उनका कुल प्रतिरोध कितना आ गया R/25। और ये किसका मान है, ये R2 का मान है। उसने कहा था ना कि कुल प्रतिरोध जो जोड़ने के बाद आता है वो है R2। तो R2 कितना आ गया R1/25। ठीक है भाई, क्योंकि R जो था वो R1 था ना। तो अब R1/R2 निकाल लो, तो R1/R2 कितना है R1/25, तो 25 ऊपर चला जाएगा, तो R1/R1 गुना 25, ये कट गया, तो उत्तर कितना आ गया 25 आ गया भाई। ठीक है, बात समझ में आएगी। ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन है भाई जो मैंने छोड़ दिया था कि दो प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम में, दो प्रतिरोधक है, मान लो कोई दो प्रतिरोधक, तीसरा क्वेश्चन है ये, दो प्रतिरोधक है, एक R1 है एक R2 है। अगर हम इनको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना आता है इन दोनों का, वो आता है R आता है पार्श्व क्रम में 2। और अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो देखो पार्श्व RP मान लो, पार्श्व क्रम में कितना 2, और श्रेणी क्रम में मतलब RS कितना है 9। तो कहता है कि इनका मान बताइए। जब इनको हमने पार्श्व क्रम में जोड़ा तो 2 आया, श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 9 आया, तो इन दोनों का मान बताओ। तो हमें पता पार्श्व क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ये होता है। 1/r, r का मान दे रखा है ना 1/2, 1/r1 प्लस 1/r2 ये होता है। बात समझ गया नहीं। अब यहां इन दोनों का एलसीएम ले लो, R1 R2 ये एलसीएम हो गया, R1 से R2 ऊपर R1 ये 1/2 ये होगा भाई, इतना छोड़ दो। अब श्रेणी क्रम में मतलब R1 प्लस R2 बराबर है कितना 9। बात समझ में आएगी। श्रेणी क्रम में उसने कहा था ना 9 है, और प्रतिरोध कितने R1 और R2, तो R1 प्लस R2 कितना 9। अब इसका मान देखो, समीकरण नंबर 1 है, इसका मान यहाँ रख दो, यहाँ पे R1 ऊपर, तो 1/2 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो 9/R1 R2। ठीक है, बात समझ में आएगी। एक और यहाँ से इससे एक और चीज निकाल लो, यहाँ से R2 का मान निकालो। R2 बराबर है 9 माइनस
R1 9 माइनस R1 ये आ गया। अब देखो करो इसको मल्टीप्लाई, तो R1 ये R1 R2 बराबर है 9 दूनी 18 ये होगा। R1 R2 का मान कितना है, यहाँ R1 लिख दिया, ब्रैकेट में R2 का मान कितना 9 माइनस R1 बराबर है 18। मल्टीप्लाई करो इसकी 9 R1 माइनस R1 स्क्वायर बराबर 18। माइनस कॉमन निकाल दो इनमें से, मतलब कितना आएगा R1 स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 9R1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 18। ठीक भाई, अब माइनस 18 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर माइनस 9R1 प्लस 18 बराबर है 0। ये तो भाई द्विघात समीकरण होगी एक। ठीक, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा इस समीकरण को, जैसे आप लोगों ने किया भी होगा कि जो इन दोनों के गुणा करके ऐसे फैक्टर आने चाहिए जिनका जोड़ तो 9 आए और गुणा 18 आए, तो R1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6R1 माइनस 3R1 और प्लस 18 ये हो जाएगा। ये दो जोड़े बन जाएंगे जिनका जोड़ तो होगा माइनस 9 और गुणा होगी 18, तो ये हो जाएगा, यहाँ से R1 कॉमन निकल गया R माइनस 6, ठीक, माइनस 3 कॉमन निकल गया R1 माइनस 6 ये होगा 0, R1 माइनस 3 बराबर 0, और इधर से सॉरी ये R1 माइनस 3 और ये हो जाएगा R1 माइनस 6 बराबर 0, तो R1 माइनस 3 बराबर 0 और R1 बराबर है 3। यहाँ से R1 माइनस 6 बराबर 0, R1 बराबर है 6। तो कहने का मतलब क्या है, R1 का मान या तो 6 होगा या फिर 3 होगा। अगर R1 का मान 6 है तो R2 का मान 3 होगा, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में 9 है। अगर R1 6 है तो ये हो जाएगा 3, अगर ये 3 है तो ये हो जाएगा 6। बात समझ में आएगी, और दोनों को पार्श्वक्रम में जोड़ के देख लेना, फिर उनका मान आएगा 2। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल भाई। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगी। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी बात भाई। तो जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो खुद से प्रैक्टिस करनी है तभी बात बनेगी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।